नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी, जो कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर तथा यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई अगेय जी की एक प्रसिद्ध कहानी है, रोज या गैंग्रीन। तो जैसा कि हमारे चैनल की परंपरा है, कहानी पर पहुंचने से पहले संक्षिप्त सा परिचय जानते हैं अगेय जी का। तो अगेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था तथा निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। और इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय था। हिंदी में अपने समय के सबसे चर्चित कवि, कथाकार, निबंधकार, पत्रकार, संपादक, यायावर और अध्यापक भी रहे हैं। इन्होंने पुरातत्व विभाग में भी काम किया। बचपन कश्मीर, लखनऊ, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए और वहां से फरार भी हो गए। 1930 के अंत में पकड़ लिए गए। पुनः अगेय प्रयोगवादी और नई कविता को साहित्य में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं और अनेकों जापानी हाइकू कविताओं को अगेय ने अनुदित किया है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और प्रखर कवि होने के साथ साथ अगेय की फोटोग्राफी भी उम्दा हुआ करती थी और यायावरी जीवन तो उनका दैव प्रदत्त ही था। ऐसी महान प्रतिभा के धनी अगेय जी की प्रसिद्ध कहानी गैंग्रीन या रोज। तो चलते हैं उनकी कहानी पर। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु बोझिल और प्रकंप्यमान घना सा फैला रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय से जागी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी नहीं, दफ्तर में हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30 बजे आया करते हैं। कब से गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैंने कहकर पूछा, और तुम इतनी देर तक क्या करती हो? फिर सोचा कि एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे में चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। वाह, चाहिए कैसे नहीं? इतनी धूप में आए हो और यहाँ तो। इतना कहकर चुप हो गई। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। शायद वह ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे में शिशु के रोने की आवाज़ सुन चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक थकी हुई हूँ करके उठ बैठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुर्बल शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर पर मंडराई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हम परस्पर संबंध सख्य भाव से ही रखे हैं। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े पिटे, हंसे और हमारी पढ़ाई भी बहुत इकट्ठे ही हुई। हम सदा व्यवहार में एक सख्य भाव की स्वेच्छा और स्वच्छंदता के साथ रहते थे। वह कभी भ्रातृत्व के या छोटे बड़े के बंधनों में नहीं गिर पाई। मैं कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने इससे पूर्व उसको देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इसमें से उसमें कोई परिवर्तन आया? यदि आया होगा तो भी क्या, मैं अभी सोचता नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ को देखकर सोचता हूँ, यह कैसी छाया है इस घर पर, और विशेषतः मालती के ऊपर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर बैठकर बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका क्या नाम है? मालती ने बच्ची की ओर इशारा करके उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उससे बुलाया, टीटी, टीटी आ जा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा होकर कहने लगा, ऊँ। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर तक मौन रहा। थोड़ी देर तक तो मौन आकस्मिक था, मैं जिसकी प्रतीक्षा में था कि मालती पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि कैसे आया हूँ, क्या है, चुपचाप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्षों में ही वह बीते दिनों को भूल गई, या मुझे इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? कोई वह निर्बाध स्वच्छंदता तो अब नहीं हो सकती है, पर फिर भी ऐसा मौन जैसे कोई अजनबी से भी नहीं करता। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। एकाएक उसने चौंक कर कहा,
यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात नहीं सुनी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुपचाप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा, उसकी आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा था हो, किसी बात की बीती हुई याद करके, या किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने के लिए, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए, और चेष्टा में सफल हो रहा हो ना हो रहा हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृत में मानो मर गया हो। उसके क्षीण बल से कहा, मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहते हो, पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तो वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यप फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई। हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते थे, एक तरह का सुरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम माहेश्वर है, एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टर में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं, 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। शाम केवल 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने के उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए और इसीलिए और इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त रहते थे। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर कुछ हंसकर बोले, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहती है। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त मौके पर खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, ऐसा ही हो गया, चिड़चिड़ा सा, हमेशा ऐसे ही रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छे से रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया, उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग भी काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने लगी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, उतनी देर मैं टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन सी बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी के हाथ में झुनझुना लेकर खेलने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर, शायद अस्पताल में ही, 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना, मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था कि सब कुछ तो तुमने दे दिया? हाँ बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया। वहाँ कुछ बचा होगा या नहीं, यूँ ही रोब न जमाओ, बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी उब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वह अभी बरती जा रही है। मैंने पूछा, कोई नौकर नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगी? क्यों, पानी को क्या हुआ, रोज ही होता है। कभी वक्त पर आए तो आ जाए। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक
छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मेरी सहायता टीटी ने कहा। एकाएक फिर वह रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली, यहाँ आई कैसी? मैंने कहा, अच्छा तो तुमको याद आ गया। तुमसे ही तो मिलने आया हूँ, और क्या करने। तो 1-2 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊँगा। जाना जरूरी है? मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद ही मुझे ध्यान आया, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी और मैं पढ़ रहा हूँ। फिर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश कर रही हो। मैं भी वैसे ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर और मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैंने चारों ओर देखा, कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या? मैंने कहा, अच्छा तो मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप समाप्त हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मालती ने पूछा, कैसे आए हो? लारी में। पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की तुमने। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूँ। अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप हो गई। फिर नहीं बोली, तुम थक गए होगे, लेट जाओ। नहीं, थका तो बिल्कुल नहीं। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके नहीं हो। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल ले जाएंगे। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। मैं भी लेट गया, छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन्न खन्न की ध्वनि एक विचित्र स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग ढीले ढीले पड़ते गए। मैं ऊँगने लगा। एकाएक वह स्वर टूट गया, सब मौन हो गए। इससे मेरी भी तंद्रा टूटी। मैंने उस मौन में सुना, 4 खड़क रहे हैं। इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार उग्र रूप में मैंने सुना, एक बार फिर बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत। वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही थी, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीत रहा हो, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है। तभी न जाने कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली। मैंने देखा महेश्वर लौट आए हैं। उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैंने मुंह धोने को पानी मांगने को कहा कि मुझे याद आया, पानी तो होगा नहीं। मैंने हाथों से मुंह पोंछते हुए महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्हें किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज गैंग्रीन का ऑपरेशन ही करना पड़ा। एक कराया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभ गया था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह होते हैं यहाँ के लोग। मैंने पूछा, यहाँ आपके को केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं यहाँ। गैंग्रीन हर दूसरे चौथे गैंग्रीन का ही केस आता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से सुन रही थी, आ गई अब। बोली, हाँ, केस बनाते क्या देर लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाँह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंस बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाए? हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं चुभते होंगे। आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटे के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुराकर बोले। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप टिप टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जा रहे हैं और टीटी महेश्वर के सहारे खड़े मेरी ओर देख रहा था। एकाएक उन्होंने मालती की ओर खिसकता हुआ वह चला गया। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती होगी। मच्छर को तो बहुत ही होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर कौन बाहर लाए। अब कि नीचे जाएंगे तो 4 पाइयाँ ले आएंगे। कुछ रुक कर बोले, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ तो होगा ही।
टीटी अभी तक रोए जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठवा दिया। हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसा एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन में एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़ा आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज़ में लिपटे हुए हैं। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिया, और कागज़ के लिपटे हुए टुकड़े में को वह जो पुराना अखबार था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी हो उसको पढ़ती है। एकाएक मुझे याद आया, बहुत दिनों की बात है, जब स्कूल में हम भर्ती हुए थे तो हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिर हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से भाग जाना। कुछ दूरी पर आम के बगीचों में से पेड़ों से चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़कर खाना। मुझे याद आया, जब मैं भाग कर जाता और मालती नहीं आ पाती तो मैं खिन्न मन से लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता बहुत तंग थे। एक दिन पिता ने उसे पुस्तक ला कर दी और कहा, इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो, हफ्ते भर में देखूं इसकी समाप्ति कर चुकी होगी कि नहीं। नहीं की तो मार मार कर चमड़ी उधार दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उसने उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धत चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत, एक अखबार के टुकड़े को तरस रही है। तभी महेश्वर ने कहा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तो टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कोई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की, ना जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति करने की प्रतीक्षा करने लगे। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थक गए होंगे, सो जाइए। वह बोले, थक तो आप भी अधिक गए होंगे, 18 मील पैदल चल कर आए हैं। उनके स्वर ने मानो जोर दिया। मैं तो थका भी हूँ क्या? मैं चुप ही रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तभी लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैंने थोड़ी देर मालती की ओर देखा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, किंतु लीन थी। धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर में दिन में अत्यंत शुष्क और नीरव लगने वाली स्लेट की छत चांदी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले। चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्योगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुले हुए नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिख रहे हैं। मैंने देखा दिन भर की थकन, तपन, अशांति और दाह पहाड़ों से भाप बनकर वातावरण में समाई जा रही है, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा दी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर जताती थी कि रोज ही इतने बजते हैं। मालती ने सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज के नियमित गति से बह रहा था। एक और चंद्रिका चांदनी के लिए, एक संसार के लिए रुकने को नहीं तैयार। चांदनी में सुसुखा सा लग रहा था। इस अलस जिज्ञासा ने मैंने टीटी की ओर देखा। वह एकाएक मानो किसी ससोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने को दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट्ट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, बहुत चोट लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए इसको मुझसे लेकर कहा,
हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे चोटें लगती ही रहती हैं, ये रोज ही गिरता रहता है। एक क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मैंने मेरे समूचे अस्तित्व के विद्रोह के स्वर में कहा, बाहर एक भी शब्द नहीं निकला, माँ, युवती माँ, तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने बच्चे को गिरने पर भी ऐसी बातें कह रही हो? और अभी जब यह तुम्हारा सारा जीवन है, आगे तुम्हारे आगे सारा जीवन है। तभी एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन में इस प्रकार ही यौवन घुन की तरह लग गया है। उसका इतना अभिन्न अंग वह हो गई कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसकी परिधि में घिरते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया। इतनी देर शांतिपूर्ण वातावरण और शांत हो गया। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती से लेटे हुए शरीर से चिपक कर सो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 बजे का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती धीरे धीरे उठने और बैठने लगी, और घंटा धुन के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। तो इस तरह आपने सुनी अज्ञेय जी द्वारा लिखी हुई कहानी गैंग्रीन या रोज। मित्रों, आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी, और अपना सहयोग हमें प्रदान करें। हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर की समस्त कहानियों का वाचन किया गया है, तो आप उन्हें भी अवश्य सुनें और लाभ प्राप्त करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।